मज़ेदार सासू माँ दिल छू लेने वाली कहानी। माँ जी ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज मेरे मायके से सभी लोग आने वाले हैं और आप ऐसे कछुए की चाल से काम कर रही हो। कल रात को ही मैंने आपको सारे काम समझा दिए थे। सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करनी है, खिड़की दरवाजों पर डस्टिंग करनी है, कहीं भी धूल या मिट्टी की परत नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद रसोई में मैंने सब्जियां निकाल कर रख दी हैं। खाने में 4 सब्जियां बनना है। मेरे मायके के सभी लोग नाश्ता तो करके आएंगे, लेकिन उनके खाने की तैयारी ऐसी करनी कि वह देखते रह जाएं। कोई कमी नहीं होनी चाहिए खाने पीने में। बहू, खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी, चिंता मत करो। और वैसे भी तुम्हारे मायके वाले दूसरी या तीसरी बार ही हमारे घर आ रहे हैं और मुझे तो पहले से ही मेहमानों को अच्छे से खिलाने पिलाने का शौक है। खूब बढ़िया खाना बनाऊंगी। कुछ सोचने के बाद सरिता जी कहती हैं, बहू, मैं अगर रसोई संभालूंगी तो तुम ऊपर की साफ सफाई का काम देख लेना, क्योंकि दोनों काम मुझसे नहीं बनेंगे। क्या माँ जी, मैंने आपसे रात में ही कह दिया था, मुझे पार्लर जाना है। बहू, काम बहुत ज़्यादा है, साफ सफाई का काम तुम कर लो और रसोई का सारा काम मैं बना लेती हूँ। बड़े ही प्यार से सरिता जी ने अपनी बहू कल्पना से कहा। ये सुनते ही कल्पना मुंह बिचकाते हुए बोली, माँ जी, इतने बड़े घर की साफ सफाई मुझसे नहीं बनेगी। वैसे भी मुझे आज पार्लर में अपने बालों की कटिंग करवाने जाना है। अगर घर की साफ सफाई करती रही तो बालों की कटिंग नहीं करवा पाऊंगी और फिर दोपहर तक सभी लोग आ जाएंगे। आप क्या चाहती हो कि मैं घर के काम ही करती रहूं? वैसे रोज खाना तो मैं ही बनाती हूँ। कभी कभार अगर आपके ऊपर काम पड़ जाए तो आप मुझे एहसास दिलाने से पीछे नहीं हटती हो। पास में बैठा हुआ सरिता जी का बेटा मानक कहता है, अरे कल्पना, कैसी बातें कर रही हो? माँ हमेशा ही तुम्हारे साथ किचन में हाथ बटाती हैं और माँ की उम्र भी तो देखो, उनकी उम्र है ये सब करने की। इतना सारा खाना बनाकर वे घर की साफ सफाई कैसे करेंगे? कम से कम एक काम तो तुम्हें करके जाना चाहिए। माँ ने काम करने से या खाना बनाने से मना नहीं किया है, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि सारा काम उनसे नहीं बनेगा तो थोड़ा सा हाथ तुम भी बटा दो। मानक की बात सुनकर कल्पना की त्योरियां चढ़ गई। बड़बड़ाते हुए कहती, हाँ हाँ, तुम्हारी माँ ही कम है क्या जो तुम मेरी छोटी सास बनने की कोशिश करते हो? शादी के 4 महीने में मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि तुम सिर्फ अपनी माँ की ही सुनते हो, हर टाइम अपनी माँ का ही पक्ष लेते रहते हो। मेरी खुशियाँ तो तुमसे देखी नहीं जाती हैं। अरे कल्पना, ज़रा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि तुम क्या कह रही हो। कुछ नहीं, आंखें तरेरते हुए कल्पना ने कहा, मैं सिर्फ अपने कमरे की सफाई करूंगी। कह देना अपनी माँ से कि खाना बनाने के बाद घर की साफ सफाई कर लें। पैर पटकते हुए झाड़ू उठाकर कल्पना कमरे में सफाई करने लगी। सफाई करने के बाद तैयार होकर फटाफट से पार्लर के लिए निकल गई। मानक रसोई में माँ का हाथ बटाने के लिए पहुँच गया। दरअसल मानक सरिता जी का इकलौता बेटा है। सरिता जी के पति 20 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस समय मानक मात्र 6 साल का था। मानक के पिता की सरकारी नौकरी थी, इसलिए पेंशन के पैसों से सरिता जी ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और खूब अच्छे संस्कार अपने बेटे को दिए थे। हमेशा माँ बेटे दोनों साथ ही रहते हैं, तो दोनों माँ बेटे साथ साथ एक दोस्त की तरह भी बातें करते थे। सरिता जी जब रसोई में अकेले काम करती थी तो बचपन से ही मानक भी उनके साथ रसोई में कुछ ना कुछ करता रहता था। कभी रोटी बेलने की जिद पकड़ लेता था तो कभी कुछ और काम करने की। माँ के साथ अधिक समय रसोई में बिताने की वजह से उसे रसोई के ज़्यादातर काम आने लगे थे और जब भी उसे मौका मिलता है वह अपनी माँ का हाथ बटा देता था। या जब कभी माँ बीमार होती तो वह माँ का ख्याल रखना, उन्हें खाना भी बनाकर खिला देता। मानक अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सरिता जी के मायके में उनके माता पिता और भाई भाभी सभी हैं। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी सरिता जी। उनके पति के जाने के बाद भाइयों ने उन्हें खूब जोर दिया कि आकर के मायके में रहें। छोटा बच्चा है, कहाँ अकेली परेशान होती रहेंगी, हम सब हैं तुम्हारे और उसके देखभाल के लिए। लेकिन कल को जब माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भाभी के साथ मायके में रहने से अच्छा है कि मैं अपनी ससुराल में रहूं और फिर मुझे मेरे पति की पेंशन के पैसे भी तो मिलते हैं।
जब हाथ में पैसे हैं तो मैं ससुराल में रहकर ही अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। वे अपने बड़े भाई से कहती हैं, भैया मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग हमारे पास आते जाते रहना, जब ज़रूरत पड़े तो आप लोग हैं ना मेरे लिए। ये कहकर मायके जाने से मना कर देती हैं। मायके में सरिता जी का भरा पूरा परिवार है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। खूब शान शौकत से उनके मायके वाले रहते हैं। इन 20 सालों में सरिता जी के माता पिता तो गुजर गए, लेकिन उनके भाई भाभी ने सरिता जी का खूब ध्यान रखा है और हमेशा मौके पर उन्हें बुलाते रहते हैं। मानक जब रसोई में गया तो कहता है, लाओ माँ मैं सब्जी काट देता हूँ, आप तब तक पूरियों का आटा लगा लो और रायते में तड़का भी मैं ही मार दूंगा। मैं बाहर से एक स्टूल भी उठाकर ले आया हूँ। माँ, ज़्यादा देर तक खड़े रहने से आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, इसलिए बीच बीच में स्टूल पर बैठ जाया करो। और माँ, इतनी सारी सब्जियाँ बनाने की क्या ज़रूरत है, 2 सब्जी बना लो, रायता और खीर है, इतने में हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, अभी घर में नई नई बहू आई है और उसके मायके से मम्मी पापा तो पहली बार आ रहे हैं, तो 2 सब्जी अच्छी नहीं लगती, कम से कम 3-4 सब्जी बनेंगी। इतने सालों बाद घर में रौनक आई है, बहू आई है, 4 रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ है। मुझे तो ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन माँ, अपनी तबीयत का भी तो देखो, इतना सब करने के बाद बीमार पड़ जाओगी। और जब कल्पना ने तुमसे इतना सारा काम करने के लिए कहा था तो तुम मना नहीं कर सकती थी क्या? सारा काम आपके जिम्मे सौंप कर खुद पार्लर के लिए चली गई है। वह 2 दिन पहले भी पार्लर जा सकती थी, आज ही जाने की क्या ज़रूरत थी? अरे बेटा, बहू नई नई घर में आई है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगता है, उसको थोड़ा समय दो। और फिर अभी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 20-21 साल की ही तो है, धीरे धीरे सारी समझ आ जाएगी। हाँ माँ, मैं भी तो ये वही कह रहा हूँ कि कल्पना कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, 20-21 साल की लड़की है। 20-21 साल की लड़की कोई छोटी नहीं होती है। आप तो उसे बिल्कुल छोटा बनाकर रखे हुए हैं। 20 साल में लड़कियों में इतनी समझ आ जाती है, अपना भला बुरा और सही गलत समझने की क्षमता रखती हैं। और आप भी हमेशा उसे बच्ची बच्ची कहकर सर पर चढ़ा लेंगे, और जिस दिन सर पर चढ़ जाएगी उस दिन मुझसे मत कहना कि बहू तुम्हारी सुनती नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ, उसे घर के काम बताना और घर की जिम्मेदारियाँ देना शुरू कर दो। क्या पूरी जिंदगी काम कर कर के थकी नहीं? आज बहू आई है तो आराम से रहो और जितना काम बन पड़ता है उतना करो। बहू के कहने से जबरदस्ती काम में मत लगी रहो। उसको छोटा बताकर मन मर्जियाँ करने में तुम साथ देती हो, ये सही नहीं है माँ। अरे बेटा, क्यों छोटी सी बात को लेकर इतना नाराज़ हो रहा है? ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। बेटे की सारी बातों को ख़त्म करती हुई सरिता जी कहती हैं, बातों बातों में पता ही नहीं चला, सारा खाना बन गया। सारे खाने को उठाकर ढक कर डाइनिंग टेबल पर रख दो, तब तक मैं अपने कमरे का और बाहर की बैठक की सफाई भी कर लेती हूँ, वरना उन लोगों के आने का समय हो रहा है। उनके सामने साफ सफाई करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तब तक कल्पना का फ़ोन आ जाता है। हेलो मानक, मेरे मम्मी पापा ने शहर में एंट्री कर ली है, बस 10 मिनट में वह आते ही होंगे, तो मुझे जल्दी से पार्लर से ले आओ, क्योंकि मैं ऑटो करके आऊँगी तो टाइम लग जाएगा। हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर ही तो पार्लर है। ठीक है कल्पना, मैं तुम्हें लेने आता हूँ तो तुम मुझे पार्लर के बाहर ही मिलना। कल्पना के आते ही उसके मायके से सभी लोग आ जाते हैं, भाई भाभी, मम्मी पापा, साथ में चाचा चाची भी आए हैं। सभी लोगों से कल्पना बड़े ही प्यार से मिलती है और बैठक में सोफे पर बैठाते ही जैसे ही सरिता जी को लगता है कि बहू के मायके वाले आ गए, वह भी खुशी खुशी उनसे बैठक में मिलने के लिए आती हैं। मिलने के बाद जैसे ही वह भी सोफे पर बैठने जाती हैं तो कल्पना कहती है, माँ जी आप सबके लिए पानी ले आइए, सभी लोग इतनी दूर से आए हैं, साथ में चाय भी चढ़ा देना। पहले चाय पियेंगे, उसके थोड़ी देर बाद ही खाना खाएंगे। ठीक है बहू, मैं सभी के लिए पानी लाती हूँ। इतना कहकर सरिता जी चाय चढ़ा देती हैं और सभी के लिए पानी लेकर आती हैं। कल्पना के माता पिता एक थाल में शगुन का सामान लिए हैं और साथ ही उसमें कार्ड भी रखा है। सरिता जी को देते हुए कहते हैं, समधन जी हमारे छोटे बेटे की शादी है, आप सबको शादी में आना है। हाँ हाँ,
हम सभी शादी में ज़रूर आएंगे। तभी कल्पना कहती है, पता है माँ जी, मेरे भाई की शादी बहुत बड़े खानदान में तय हुई है। बहुत पैसे वाले लोग हैं, चार चार गाड़ियाँ हैं उनके पास। वैसे मेरे भाई के लिए बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे। एक तो विधायक की लड़की का रिश्ता भी आया था, लेकिन क्या करें, मेरे भाई को इधर लड़की पसंद आ गई तो इधर रिश्ता तय हो गया। वरना विधायक तो हमारे इधर शादी करने के लिए पूरे 50 लाख रुपए देने को तैयार थे। हंसते हुए सरिता जी कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, लड़की हमेशा अपने बेटे की पसंद की ही लेनी चाहिए। अब देखो, तुम्हें भी तो मेरे बेटे ने ही पसंद किया था। मेरे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है। हाँ हाँ, वह तो मैं हूँ ही सुंदर, बड़ी ही अकड़ के साथ कल्पना ने कहा। माँ जी भी घर बैठी बैठी बातें ही करती रहेगी या रसोई में खाना भी लगाओगी? सबके खाने का टाइम हो गया है कल्पना, खाना तो सारा डाइनिंग टेबल पर रखा है, बस एक बार गर्म करना है। कल्पना की तरफ देखते हुए मानक कहता है, हाँ हाँ मानक, मुझे पता है, खाना डाइनिंग टेबल पर रखा है। आज का पूरा खाना मैंने ही तो बनाया है, सिर्फ गर्म करने के लिए माँ जी से कहा है। तो क्या माँ जी इतना भी नहीं कर सकती हैं? कल्पना की बात सुनकर सरिता जी और मानक के साथ साथ उसके भाई भाभी भी हैरान थे कि इतना सारा खाना कल्पना ने बनाया है, ये कैसे संभव है? क्योंकि 4 महीने पहले तक मायके में तो कल्पना किचन में झांकी तक नहीं थी। कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर देती थी। घर का कोई काम करना नहीं आता था। अगर कभी घर में 4 मेहमान आ जाते तो मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी तो भी कल्पना अपने कमरे से नहीं निकलती थी। ससुराल में आते ही उसने एकदम से इतना सारा काम सीख लिया, ऐसे कैसे संभव है? तभी कल्पना की भाभी उठती है और रसोई में जाकर सरिता जी की हेल्प करने लगी। पूरा खाना खाने के टाइम पर कल्पना ऐसे दिखा रही थी कि सारा काम उसी ने किया है, और अभी भी देखो अपने ससुराल में कितना काम कर रही है। खाना खाते समय कल्पना का भाई उसको चिढ़ाते हुए कहता है, कल्पना, लगता तो नहीं कि इतना स्वादिष्ट खाना तूने अपने हाथों से बनाया है। अगर कभी मैं चाय बनाने के लिए कह देता था तो पूरा आधा घंटा लगाती थी एक कप चाय बनाने में, और तुमने इतना सारा खाना अपने हाथों से बना लिया। इतना कहकर कल्पना का भाई हंसने लगता है। पास में खड़ा हुआ मानक कहता है, अरे साले साहब, इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी माँ ही बना सकती है, बस कल्पना ने उसे खाने को हाथ लगाया है। कोई बात नहीं, अगर कल्पना ने कभी मायके में काम नहीं किया है, खाना नहीं बनाया है तो क्या हुआ, धीरे धीरे बनाना सीख जाएगी। मेरी माँ उसे सारा काम करना सिखा देंगे। भले ही उसने मायके में कुछ नहीं किया है, लेकिन अब ससुराल में आकर सब सीख जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना कल्पना? मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सब सुनकर उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं कि चलो, उनका दामाद कितना अच्छा है। बेटी को भले ही काम नहीं आता हो, लेकिन उसे ये भरोसा है कि वह सब कुछ सीख लेगी। चार ताने तो नहीं मारते हैं। लेकिन कल्पना को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह पास में खड़े हुए मानक से फुसफुसाते हुए कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सारी बातें कहने की? थोड़े समय के लिए चुप नहीं रह सकते थे? तो मैंने क्या गलत कहा है? जो कुछ कहा है वह सच ही तो है। तुम उसे झुठला नहीं सकती हो। झूठ तो तुमने कहा था, जिसे मैंने क्लियर कर दिया। चलिए माँ जी, अब आप भी खाने की टेबल पर बैठ जाइए, मैं आप लोगों को खाना परस दूंगी। टेबल पर बैठी हुई कल्पना की भाभी ने सरिता जी से कहा। फिर सारा खाना कल्पना और उसकी भाभी ने परोसा। खाना खाने के बाद कुछ समय बाद सभी लोग घर के लिए निकल गए। धीरे धीरे समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कल्पना अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। शादी में जाने के लिए उसने बहुत सारी शॉपिंग एक दिन अपनी सास को सुनाते हुए कहती है, पता है माँ जी, मेरी माँ अपनी होने वाली बहू के लिए बहुत सारा जेवर बनवा रही है। माथे से लेकर पैर के बिछिया तक उन्होंने सोने के बनवाए हैं। अपनी बहू के लिए बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा। इस बात को सुनकर मानक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तो क्या हो गया, वे अपनी बहू के लिए ही तो सारा जेवर बनवा रहे हैं। सभी अपनी बहुओं के लिए जेवर बनवाते हैं, और फिर तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है जो मेरी माँ को सुना रही हो? हमने भी तुम्हारे पसंद का ही खरीदा था, जेवर से लेकर तुम्हारे कपड़े तक। फिर तुम आज ये सब बातें क्यों कर रही हो? इन सब को करने का क्या मतलब है? थोड़ा सोच समझकर बात किया करो कल्पना। हमेशा अपने मायके की ही बात करती रहती हो
और फिर इस घर में जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही तो है। इतना सब होने के बावजूद तुम भाई की शादी के लिए फिर से इतनी सारी शॉपिंग की है। मैंने और माँ ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, फिर भी तुम कुछ ना कुछ माँ को सुनाती रहती हो। ये तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है, इसको बदल लो। इस बार मानक की बात का कल्पना के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। माँ का फ़ोन आ रहा है, ये कहकर फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई। आज सरिता जी ने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि शायद बेटा कहीं ना कहीं ठीक ही कह रहा है। कल्पना कोई छोटी बच्ची नहीं है जो बात बात में उसकी बेइज्जती करती देती है। अपने मायके वालों का, माँ बाप का इतना सम्मान करती है, लेकिन मेरी माँ का सम्मान नहीं चाहती। अरे सम्मान करना तो दूर, मौका मिलते ही उनका अपमान कर देती है, जबकि मेरी माँ उसके लिए कोई कमी नहीं रखती है। इतनी बार बेटे ने उसे इशारों इशारों में समझाया है, लेकिन उसे बात समझ ही नहीं आती है। दूसरे दिन कल्पना अपने भाई की शादी में जाने के लिए तैयार है तो अपनी सास से कहती है कि माँ जी, आपको तो पता है मेरे मायके वाले कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं। शादी शहर के सबसे बड़े होटल से हो रही है, बड़े बड़े लोग भी शादी में आने वाले हैं, तो आप भी थोड़ा बन-ठन के आना। अपनी ये सस्ती सी साड़ियाँ पहन के मत आ जाना, नहीं तो फटीचर बनकर आ जाओ और मेरी नाक कटवा दो। एक बार मेरे मायके आओ, फिर दिखाती हूँ कि मेरे मायके में सभी लोग कितने पैसे वाले हैं। अब तो सरिता जी को भी लगने लगा था कि बहू उनके चुप रहने का फ़ायदा उठाती है। जब देखो तब उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये नहीं देखती कि उसकी सास उसे कितना लाड़ प्यार करती है, हर फरमाइश पूरी करती हैं, एक बेटी की तरह घर में रखने की कोशिश करती हैं। वैसे ही मेरा इतना छोटा सा परिवार है, सिर्फ एक बेटा। एक बहू की तमन्ना पूरी ज़िंदगी से थी कि बहू आएगी तो उसे बेटी बनाकर रखूंगी, लेकिन बहू को तो अपने मायके के गुण गाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। पता नहीं बहू कब इन सारी चीज़ों को समझेगी और कब मेरा अपमान करना बंद करेगी, कब मुझे अपना समझेगी। कल्पना के जाने के बाद एक दिन मयंक माँ से कहता है कि माँ, कल्पना का फ़ोन आया था, उसके मायके में मेरी ज़रूरत है, मैं चला जाता हूँ। शादी वाले दिन सुबह सुबह आपको लेने आ जाऊँगा, तैयार रहना। ठीक है बेटा, बहू के मायके में शादी में तमाम काम होते हैं, जाकर उसकी मदद कर दो। उधर जाने के बाद कल्पना मानक को कामों में इतना उलझा कर रखती है कि शादी वाले दिन मानक को माँ को लाने के लिए समय ही नहीं मिलता। दोपहर के 12 बज गए। सारे कामों से फ्री होने के बाद मानक कल्पना से कहता है कि वह माँ को लेने जा रहा है, तो कल्पना कहती है कि माँ को लेने जाने की क्या ज़रूरत है, क्या वह इतना चलना फिरना भी नहीं कर सकती हैं कि अपने आप मेरे मायके में शादी में सम्मिलित होने के लिए आ जाए। अब वे कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो उनको लेने जाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हूँ कल्पना, घर में दो दो कार होते हुए भी मेरी माँ बस के धक्के खाते हुए आएंगी। सिर्फ घंटे भर का रास्ता है, मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी कल्पना की माँ हड़बड़ाती हुई कमरे में आती और मानक से कहती है, मानक बेटा, जो शेरवानी दूल्हे के लिए खरीद के लाए थे वे साइज में बहुत बड़ी है, उसे चेंज करने के लिए जाना पड़ेगा। अभी कल्पना के पिताजी और बड़े भाई भी किसी काम से बाहर गए हैं, तो तुम इस काम को कर दो। ठीक है माँ, आप मुझे शेरवानी दो और दूल्हे राजा को मेरे साथ भेज दो, मैं चेंज करवा लाता हूँ। इतना कहकर दूल्हे को लेकर शेरवानी चेंज करने के लिए चला जाता है। मानक के जाने के बाद कल्पना सरिता जी को फ़ोन कर देती और कहती है, मानक काम में बहुत व्यस्त है, वह आपको लेने नहीं आ पाएगा। एक काम करो, बस से आ जाओ आप। कल्पना के फ़ोन के बाद सरिता जी ने एक दो बार मानक को भी फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। इसलिए वह बस में बैठकर शाम तक बहू के इधर पहुंच जाती है। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। सास को देखते ही कल्पना सबसे कहती है, वह देखो मेरी सास आ गई। माँ जी, बस से आई होंगी तो थक गई हैं, मैं तो बस में बैठकर कहीं जाने का सोच ही नहीं सकती, हमेशा कार से ही आती जाती हूँ। वह तो माँ जी को पहले से ही बस से आने जाने की आदत है, इसलिए आ जाती हैं। सरिता जी को समझ में नहीं आया कि बहू उनकी तारीफ कर रही है या उन पर व्यंग कस रही है। फिर भी बहू का इस तरह से उनके बस में आने को लेकर बात करना
सरिता जी को अच्छा नहीं लगा। मानक भी ये बात सुन लेता है और माँ के पास आकर कहता है, माँ तुम बस से क्यों आई? मैं तुम्हें लेने के लिए आने ही वाला था। अरे मयंक, मैंने ही माँ को फ़ोन कर दिया था आने के लिए। तुम्हारी व्यस्तता देखकर लग रहा था कि तुम माँ को लेने नहीं जा पाओगे, और कहीं ऐसा ना हो कि माँ शादी में आ ही ना पाए। कल्पना को कमरे में बुलाकर सरिता जी कहती हैं, बेटा तुम बड़ा वाला हार लेकर नहीं आई थी, ये लो मैं तुम्हारा हार लेकर आई हूँ, इसको भी पहन लो। और वैसे भी तुम इतने सारे जेवर में बड़ी सुंदर लग रही हो। लेकिन पूरे कमरे में जोर से बोलती हुई कहती है, अरे माँ जी, इसको बड़ा हार कह रही हो? अभी आपने मेरी होने वाली भाभी के जेवर नहीं देखे हैं? फ़ोन खोलकर उसमें जेवर की फ़ोटो दिखाती हुई कहती है, ये देखो बड़े हार की फ़ोटो, ये रानी हार की फ़ोटो, और कंगन तो देखो मेरी माँ ने कितने सुंदर बनवाए हैं। पूरे 3-3 तोले के 4 कंगन बनवाए हैं मेरी माँ ने। कमरे में जितने भी लोग बैठे थे कल्पना की बात सुनकर सरिता जी की तरफ देखने लगते हैं, और सरिता जी खुद को बड़ा ही असहज महसूस करती हैं कि वह कितने प्यार से अपनी बहू के लिए हार लेकर आई थी, और बहू ने उनके बड़े हार को अपनी बातों से एकदम छोटा कर दिया। सरिता जी की आंखों में आंसू आ गए। मानक से अपनी माँ का ऐसा अपमान देखा ना गया। उसे ने अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके मायके में अपनी पत्नी का वह अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप से माँ को लेकर शादी के को अधूरा छोड़कर घर वापस आने के लिए निकल पड़ा। सरिता जी ने बहुत मना किया, लेकिन मानक नहीं माना कि माँ अब बस बहुत हो गया, मैं उसके घर में एक बेटे की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन कल्पना हमेशा आपको ही ताने मारते रहती है। अब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, और पूरी शादी में आपके साथ वह ऐसा ही करेगी जिसे मैं देख नहीं पाऊंगा। मानक आधे रास्ते पहुंच जाता है कि हड़बड़ाते हुए कल्पना का फ़ोन आता है। मानक तुम कहाँ हो? कल्पना की हड़बड़ाहट वाली आवाज़ सुनकर मानक कहता है, क्या हुआ कल्पना? मानक, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। जो जेवर माँ ने अपनी बहू के लिए बनवाया था, पापा उसे लेकर दुकान से घर के लिए निकल ही रहे थे कि बाइक पर 2 चोर आए और बंदूक निकालकर पापा से जेवर का बैग बंदूक दिखाकर पापा से छीन ली गई। घर में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। उसने पापा को धक्का भी दे दिया था, जिसकी वजह से उनको चोट भी लग गई है। बारात जाने का समय हो रहा है, घर में जेवर नहीं है, आप बताओ क्या करें? मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। अगर बिना जेवर के बारात लेकर जाएंगे तो उधर मेरे मम्मी पापा की नाक कट जाएगी। मानक कल्पना की वजह से पहले से ही बहुत गुस्से में था, और आज उसे कल्पना को सबक सिखाने का मौका मिल गया था, तो वह भी गुस्सा होते हुए कहता है, तो मैं क्या करूं? वे तुम्हारे मम्मी पापा हैं, अगर उनकी इज्जत जाती है तो मुझे इससे क्या लेना देना? मैं तो अपनी माँ को लेकर घर के लिए निकल गया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो मानक? क्या मेरे माँ बाप की इज्जत से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है? वे आपको अपने बेटे से भी बढ़कर मानते हैं, और तुम माँ को घर से लेकर निकल गए हो, शादी भी अटेंड नहीं की। सही कह रही हो कल्पना, अगर तुम्हारे माँ बाप ने मुझे बेटे की तरह माना है तो मेरी माँ भी तो तुम्हें बेटी की तरह ही मानती हैं, लेकिन तुम कभी उनकी बेटी नहीं बन पाई। हर जगह उनका अपमान ही करती हो। आज भी तुमने उनका 2 बार अपमान किया है। मेरी माँ बार बार अपमान सहने के लिए नहीं बनी है। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकती हो तो अपमान करने का भी हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। मानक की बात सुनकर कल्पना रोने लगती है और कहती है, ऐसी मुसीबत में भी तुम मुझे 4 बातें सुना रहे हो। मुझे तो लगा था तुम मेरा साथ दोगे। क्या क्या साथ चाहिए तुम्हें मेरा? मैंने हमेशा तो तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तुम काम ही ऐसे करती हो कि जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। हमेशा बचकानी हरकतें करती रहती हो, जबकि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी तुम्हें मेरी माँ को सुनाना है। फ़ोन को बीच में लेती हुई सरिता जी कहती हैं, क्या बेटा, बहू इतनी देर से रोई जा रही है और तुम उस पर गुस्सा किए जा रहे हो? अच्छा बहू बताओ, तुम क्या चाहती हो हम दोनों से? माँ जी, मेरे पापा मम्मी कह रहे हैं कि उनके पास अभी इतने सारे पैसे नहीं हैं कि इतना सारा जेवर इतनी जल्दी बनवा सके। सारी जमा पूंजी जेवर बनवाने में लगवा दी थी, इतना सारा खर्च हो गया है, तो मम्मी पापा की इच्छा है कि मैं अपना जेवर छोटे भाई की शादी में चढ़ा दूँ,
और जैसे ही शादी हो जाएगी उसके 4 दिन बाद वह मुझे वापस दे देंगे। कम से कम उनकी रूपरेखा रह जाएगी और मेरे मम्मी पापा की मेरे जेवर से इज्जत भी बनी रहेगी। बाद में जब उनके पास पैसा हो जाएगा तो अपनी बहू के लिए जेवर बनवा देंगे। फ़ोन स्पीकर पे था। मानक कहता है, तुम्हारे पास कौन सा जेवर है? तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पास जेवर है, बहुत कम है, छोटा छोटा है। फिर इतने छोटे से जेवर से तुम्हारे मायके की और माँ पापा की रूपरेखा कैसे रह जाएगी? इतने छोटे जेवर को देखकर लड़की वाले उन्हें ताना सुनाएंगे। तुम रहने दो अपना जेवर, उन्हें मत दो। और फिर तुम अपने भाई की शादी में अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए तुम आर्टिफिशियल जेवर पहनने के लिए राजी हो, लेकिन मेरी माँ के सोने के गहने देखकर भी तुम उन्हें 4 बातें सुनाने से बाज नहीं आती हो। इतना कहकर मानक फ़ोन काट देता है। आज कल्पना को एहसास हो रहा है कि वह अपनी सास के साथ जो भी व्यवहार करती थी अच्छा नहीं करती थी, जबकि उसके पति ने हमेशा ही उसके माँ बाप का मान सम्मान किया है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है और फूट फूट कर रोने लगती है कि अगर उसने अपनी सास का मान सम्मान किया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। थोड़ी देर में बाहर हलचल होती है कि मानक और सरिता जी आ गए। मानक अपने ससुर जी से कुछ बात कर रहा था, जिसे देखकर कल्पना को लग रहा है कि ज़रूर कोई अच्छी बात है, क्योंकि उसके पापा के चेहरे की सारी टेंशन गायब हो गई है। हंसते हुए कल्पना के पापा आते हैं। वे कहते हैं, सच में दामाद जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सारे जेवर को चढ़ाने के लिए हाँ कर दिया है। साथ ही साथ सरिता जी ने भी अपना जेवर चढ़ाने के लिए हाँ कर दिया है। साथ ही साथ सरिता जी अपना जेवर भी तुम्हें पहनने के लिए उतार कर दे दिए हैं कि मेरी बहू आर्टिफिशियल जेवर पहने, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझे कौन देख रहा है? उसके भाई की शादी है तो उसे बन ठन कर रहना ही चाहिए। मानक वापस तो आया, लेकिन उसने और सरिता जी ने कल्पना से बात नहीं की। पूरी शादी में कटे कटे रहे, लेकिन कल्पना के मन में अब अपनी सास के प्रति कुछ अलग ही भाव आ गए थे। पूरी शादी में वह अपनी सास से बात करने के लिए मौके तलाशती रही, लेकिन बात नहीं हो पाई। शादी हो जाने के बाद जब सरिता जी जाने लगी तो कल्पना सबके सामने ही सरिता जी का हाथ पकड़कर उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैं बचपने में आकर पता नहीं कितनी सारी गलतियाँ कर बैठी हूँ और आपको तो कितनी बार अपमान किया है। आज जब भी उन बातों को सोचती हूँ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि आपने तो हमेशा ही बड़प्पन दिखाया है, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ियाँ करती रही। अब से मैं खुद में सुधार लाने की कोशिश करूँगी और आपको अपनी सास नहीं माँ बनाने की कोशिश करूँगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आपके जैसी सास मिली। सरिता जी अपनी बहू को माफ़ कर देती हैं। दूसरी तरफ मानक को जब पता चलता है कि कल्पना ने उसकी माँ से माफ़ी मांग ली है तो उसे बड़ी खुशी महसूस होती है। धीरे धीरे कल्पना के स्वभाव में भी बदलाव आता है और वह अपनी सास का मान सम्मान करना सीख जाती है। धीरे धीरे घर के कामों को भी सीखने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि शादी से पहले हर लड़की ने घर के काम सीखे ही हों। बहुत सी लड़कियों को घर की जिम्मेदारियों को निभाना नहीं आता है। शादी तो हो जाती है, लेकिन उन्हें शादी की जिम्मेदारियां पता नहीं होती। जब वह ससुराल पहुंचती हैं तो उनकी यही नासमझी की बातें ससुराल में समस्या पैदा कर देती हैं। तो लड़की के साथ साथ माँ बाप की भी है जिम्मेदारी बनती है कि शादी कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों का नाम है, जहाँ पर हमें निभाना पड़ता है। अगर आप समय के साथ धीरे धीरे जिम्मेदारियों को निभाना सीख जाते हैं तो ज़िंदगी सुखमय हो जाती है। गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सुधार लाकर सीखना ही सबसे बड़ी ज़िंदगी जीना है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।